तो अब गैल्वेनिक सेल का मेजर पार्ट हो गया खत्म। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक सेल तो हम लोग देख लिए जिस सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब एक सेल और देख लेते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, देखो जरा ध्यान से सीखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, अभी तक हम लोग गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे कि हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर था, दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया था, मेटल का रॉड लगा दिया गया था, दोनों को एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया गया था, और उसमें बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो सेल है, सबसे पहले इस सेल के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि दिस सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जरा सीखो कि ये सेल है क्या। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इस सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे और हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे। हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन भर दीजिए सर। हम एक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर भर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें दो मेटल का रॉड लगा देते हैं। एक ही सेल में दो मेटल का रॉड लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, ध्यान देना। एक मेटल का रॉड हम यहां फिक्स कर देते हैं इसमें, और एक दूसरा मेटल का रॉड हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, चलेगा। इसके बाद एक मेटल का रॉड इसमें और डाल देते हैं, दोनों सेम मेटल का होगा। फर्स्ट टाइम जब सेल को कंस्ट्रक्ट किया गया था तो इसमें प्लैटिनम का रॉड डाला गया था। ठीक है, तो हम लोग चलो अभी प्लैटिनम रॉड ही कंसीडर करके चलते हैं। प्लैटिनम थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली होता है, बट बोर्ड पे ही बनाना है तो फिर प्लैटिनम ही, गोल्ड क्यों ना लें, एल्यूमिनियम क्यों लें, चलेगा। सोच बड़ा। देखो, तो एक हम प्लैटिनम का रॉड यहाँ और डाल देते हैं। ठीक है, ये दो प्लैटिनम का रॉड हो गया, और इन प्लैटिनम के रॉड्स को करते क्या हैं, तो इन प्लैटिनम के रॉड्स को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और अभी इस वायर को ऐसे ही रखें, अलग अलग रखें। अब ध्यान देना, सपोज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं Ca। ठीक है, और अगर ये Ca एक्वस है तो ये किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, तो सर ये C प्लस और A माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेगा, कैटायन और एनायन। अब हम यहाँ पर Ca लिए हैं, Ca इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक सिंबल का काम कर रहा है, क्योंकि Ca तो कोई केमिकल होता नहीं है। C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। आप चाहे तो यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं, आप CuSO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, AgSO4 ले सकते हैं, ठीक है, MgCl2 ले सकते हैं। मतलब आप किसी तरह का कोई सॉल्ट ले सकते हैं जो सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। समझ गए बात को? अरे बोलो। हाँ, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में मेटल का रॉड हो गया, और मेटल के रॉड जो है वो हम लोग कंसीडर कर लिए कि प्लैटिनम का रॉड है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज कि ये इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला निगेटिव इंड है, ये वाला पॉजिटिव इंड है, और सपोज कि ये वाला
निगेटिव इंड है। ये निगेटिव और पॉजिटिव इंड से हम इसको कनेक्ट कर दिए। समझ गए बात को? अब होता क्या है, एक बात ध्यान देना, आपके दिमाग में गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन कहीं ना कहीं चल ही रहा होगा कि गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था। दो अलग अलग कंटेनर रखा गया था, जब वायर को कनेक्ट किया गया था तो एक कंटेनर से इलेक्ट्रॉन दूसरे कंटेनर की तरफ फ्लो कर गया था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर गया था। क्लियर है? आप लोग गैल्वेनिक सेल सब लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग नहीं पढ़े उम्मीद है लेक्चर देख लिए होंगे। देख लिया ना? नहीं देखे? देख लेना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से थोड़ा नया टाइप का चलेगा, मतलब वो थोड़ा अलग पार्ट था, ये थोड़ा अलग पार्ट है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि छूटा हुआ क्लास है तो लेक्चर उसका देख लें, ठीक है। अब देखो बात है कि ये हमारे पास केस है, जैसे ही एक्सटर्नल वायर कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल वायर को मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के पहले इस सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। बात को ध्यान से समझना, जब तक इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करते हैं ना, तब तक इस सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? गैल्वेनिक सेल में तो जब हम मेटल को डाले थे तो उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया था, जिंक को जब ZnSO4 में डाले थे तो उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया था। तो यहाँ पर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो रॉड डाला गया है वो प्लैटिनम का रॉड डाला गया है। और आप प्लैटिनम के बारे में एक बात जान लीजिए कि जो प्लैटिनम होता है ये केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट मतलब ये केमिकल के साथ में अपना मन से रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए प्लैटिनम को ज़्यादा फेवर किया जाता है। क्लियर है ना? तो प्लैटिनम केमिकली इनर्ट होता है। प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। हम लोग 3 टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़े थे, आपको याद होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड और न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, ठीक है, नहीं एक्टिव और न्यूट्रल पढ़े थे, 2 टाइप का। तो एक्टिव जो था वो एक्टिव है, और जो इनर्ट इलेक्ट्रोड था न्यूट्रल वाला, उस कैटेगरी में हम लोग लिए थे किसको? प्लैटिनम को लिए थे। क्लियर है ना? तो प्लैटिनम एक तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये अपने मन से केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जब जबरदस्ती किया जाएगा तो जरूर करेगा, हिंट दिया जाएगा, उकसाया जाएगा तो जरूर करेगा। तो ये उकसाने का काम कौन करता है? तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के पॉजिटिव इंड से कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के पॉजिटिव इंड से कनेक्ट करेंगे तो इस प्लैटिनम के ऊपर जितना भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, अब बात है कि मेटल है, केमिकली इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी वो कहीं किसी केमिकल के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्वांटिटी में है, बिल्कुल ये भी केमिकली इनर्ट है। अब जैसे ही हम पॉजिटिव इंड से इस रॉड को कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव इंड क्या करता है कि ये पॉजिटिव इंड इस रॉड पे मौजूद सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है। अब सबको एक बार में नहीं खींचेगा, खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव इंड इस रॉड पे मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचना चालू कर दिया, तो इस रॉड के ऊपर कौन से चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा? पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, हाँ, थोड़ा ऐसा ही रिप्लाई देना है। क्लियर है? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, तो ये जो रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्लियर है ना? देखो एक तो एनोड बनता है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर लॉस ही ना हो रहा, भले कोई एटम नहीं खींच रहा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही ना निकल रहा, तो यहाँ पर एनोड बन गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से फ्लो करता हुआ इस इंड के पास गया, निगेटिव इंड के पास गया। अब जैसे ही निगेटिव इंड के पास गया तो भाई निगेटिव में होगा रिपल्सन, लेकिन बात ऐसा है कि इधर से कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बैक फ्लो नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो अपने से अटैच रॉड के ऊपर उन सारे इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, उधर से इलेक्ट्रॉन आते जाएगा और ये उसको तुरंत अपने से अटैच रॉड के ऊपर क्या करेगा? भेजते जाएगा। तो जब भेजते जाएगा तो इस रॉड के ऊपर कौन से चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज का। क्लियर है ना? तो एक रॉड के ऊपर पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो एनोड बन गया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये क्या बन गया? ये कैथोड बन गया। समझ गए बात को? तो एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। अब क्या होगा? जब तक ये केमिकली इनर्ट था, जब तक ये इस केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, तब तक इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो भी चुपचाप था। ठीक है, वो भी देख रहा था अगला से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हम काहे उछल कूद मचाएं। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हो गया चार्ज, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा सर? अब होगा कुछ ऐसा कि अब पॉजिटिव चार्ज C+ और नेगेटिव चार्ज A-, मतलब कैटायन और एनायन,
जब तक ये रॉड केमिकली इनर्ट था, ये C+ और A- भी इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में भी पॉजिटिव निगेटिव अपना इक्वल क्वांटिटी में था, उस रॉड के ऊपर भी पॉजिटिव निगेटिव अपना इक्वल क्वांटिटी में था, किसी के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे ही इसके ऊपर के निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव एंड खींच दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद एनायन जो निगेटिव चार्ज है, अब वो निगेटिव चार्ज तुरंत माइग्रेट कर जाएगा किसके तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि अब तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव को तो खींचेगा। तो कहाँ से खींचेगा भाई, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो निगेटिव है उसको ये अपनी ओर खींचेगा। तो अब ये जो रॉड है इस A- को क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा। समझ गए बात को। अब A- इस रॉड को अपनी ओर A- को ये रॉड अपनी ओर खींच रहा। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव का क्वांटिटी बढ़ा तो A- डिपॉजिट हुआ, वैसे इसके ऊपर निगेटिव का क्वांटिटी बढ़ा तो इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, C+। अब C+ माइग्रेट कर गया किसके तरफ, कैथोड की तरफ, मतलब एनायन माइग्रेट कर गया एनोड की तरफ और कैटायन माइग्रेट कर गया कैथोड की तरफ। अब देखो होगा क्या, अब फिर से गेम वही आ गया, कौन सा सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने वाला। कैसे हो रहा है, यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन, बट यहाँ स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, अपने मन से नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं तब हो रहा, जब तक कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक होगा। कैसे, ध्यान देना। अब ये पॉजिटिव एंड क्या कर रहा, जैसे ही ये A- इसके ऊपर आके जमा हुआ, इसके ऊपर आके डिपॉजिट हुआ, ये पॉजिटिव एंड इस A- के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींच लिया। ठीक है, तो जो A- था ये A- किस में कन्वर्ट हो गया, A में, और इसका इलेक्ट्रॉन हो गया लॉस। समझ गए बात को, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस माइनस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अब ये A हो गया क्या, न्यूट्रलाइज हो गया, सिंपल सी बात है। अब A तो हो गया न्यूट्रल, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, समझ गए। लेकिन ये A जब न्यूट्रल हुआ तो गया कहाँ, तो देखो गैल्वेनिक सेल में भी हम लोग पढ़े थे, एक रॉड का वेट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि आयन उसके ऊपर जाके चिपक जा रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। क्लियर है। अब यहाँ पर ये A- जो है वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। जब ये A- इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हुआ, ये माइनस यहाँ से माइग्रेट कर गया और A जो था वो इस रॉड के ऊपर जाके क्या हो गया, जम गया, एक्यूमुलेट हो गया। तो इस रॉड का वेट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ गए बात को, क्लियर हो रहा ना। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये A- यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो माइनस फ्लो करता हुआ इस रॉड के ऊपर गया, और जैसे ही वो माइनस यहाँ पर आया, ये C+ क्या किया, ये C+ उस माइनस को गेन करके और क्या बन गया, C बन गया। समझ गए बात को। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैल्वेनिक सेल में एक रॉड का वेट बढ़ रहा था तो दूसरे रॉड का वेट घट रहा था। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था उसमें जिंक का वेट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जिसमें रिडक्शन हो रहा था उसमें कॉपर के ऊपर Cu2+ जाके चिपक रहा था तो उसका वेट क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। बट यहाँ पर दोनों का वेट इंक्रीज करेगा। कैसे, A- डिपॉजिट हो रहा है एनोड के ऊपर और C+ डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। समझ गए बात को। तो यहाँ भी आयन डिपॉजिट हो रहा और यहाँ भी आयन डिपॉजिट हो रहा, तो इन दोनों के ऊपर आके आयन डिपॉजिट हो रहा, तो इन दोनों रॉड का वेट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। समझ गए बात को। और अब कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होने लगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होने लगा। देखो A- का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। C+ का C+ इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ये कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था ये हो रहा किसके कारण, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। एक बात बच्चा लोग के दिमाग में से हमेशा रह जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब जरा समझना, जितना तेजी से समझाना था सब समझा दिए, अब थोड़ा आराम से समझने का टाइम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ। यहां पर जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं किए थे तब तक क्या इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, ये A- यहां गया, उसका माइनस फ्लो करता हुआ इसके ऊपर गया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ इधर गया, तो एक कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का सर्किट बन गया। तो भाई जहां भी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का सर्किट बनेगा वहां कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल जनरेट होगा।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है ये वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये तो हम ऐड किए हैं जो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन करवाने में। और ये जो निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ स्टोर होते जा रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी के अंदर स्टोर होते जा रहा। समझ गए बात को। और जब हम इस कनेक्शन को काट देंगे, मतलब जब हम यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का आना बंद कर देंगे, तो यही वाला इलेक्ट्रिसिटी जो इसके अंदर स्टोर हुआ है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा। लाइक आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अभी जैसे हम लोग ये इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, इस इन्वर्टर का क्या काम है। तो सर इस इन्वर्टर का काम यही है कि ये इन्वर्टर जब तक लाइन रहता है तब तक चार्ज होता है, और लाइन कट जाता है तो फिर हमको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। समझ गए बात को। मतलब जब तक हम इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तब तक इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, ठीक है, हाँ स्टोर हो रहा। ये वाला इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्टोर नहीं हो रहा। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रहा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है ना, वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आप अब कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि सर तब तो जो केमिकल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वही पोटेंशियल इसमें स्टोर हुआ, तो केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी का खपत तो हो रहा, तुम सारा लाइन काट दो, सब स्विच ऑफ कर दो और इन्वर्टर को चार्ज में लगाओ तो बिल तो उठेगा, बिल तो उठता है भाई, सिंपल सी बात है। मतलब सब स्विच काटा हुआ सर फिर भी बिल उठ रहा, वो चार्ज हो रहा इसलिए बिल उठ रहा। तो चार्ज हो रहा बिल उठ रहा मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा। समझ गए बात को ना। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा तब तक यहाँ रिएक्शन होगा, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा तब तक यहाँ रिएक्शन होगा, और तब तक उस रिएक्शन से इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट होकर स्टोर होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए बात को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ केमिकल एनर्जी को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब तक हम, ये बैटरी का कंसेप्ट वही है, इन्वर्टर वाले बैटरी का, ठीक है, हम इधर दिखा रहे हैं, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग नहीं समझ पा रहा होगा, यहाँ बैटरी रखा हुआ है, तो ये बैटरी का कंसेप्ट वही है, ठीक है, कि इसके अंदर वही होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जब तक आ रहा तब तक वो चार्ज हो रहा, फिर लाइन कट जाएगा तो हम लोग उस बैटरी के अंदर पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, ठीक है, फिर उस बैटरी के साथ में हम लोग एक लगा के रखे इन्वर्टर, ठीक है, वो एक्चुअल में इन्वर्टर नहीं है, वो कन्वर्टर है, ठीक है, उसको कन्वर्टर भी बोला जाता तो अच्छा ही लगता है। क्यों, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। हाँ, इन्वर्ट का मतलब उल्टा करना। किसको उल्टा कर रहा सर, हो क्या रहा कि इसके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा वो बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के कारण हो रहा, समझ रहे हो बात को। लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल जमा हो रहा वो कौन सा हो रहा, डीसी करंट हो रहा। फिर वो इन्वर्टर क्या कर रहा, उस डीसी को उल्टा कर दे रहा, इन्वर्ट कर दे रहा, ठीक है, और फिर उसको एसी के जैसा हम लोग को सप्लाई कर रहा है। समझ गए। तब ना पंखा वैसे ही का वैसे ही चलते रह जाता है, बल्ब वैसे ही का वैसे ही जलते रह जाता है। मतलब वो इन्वर्टर जो है उसका काम यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी उस इन्वर्टर से होके ही उस बैटरी में जा रहा है, ठीक है, और लाइन कटने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी से उस इन्वर्टर के द्वारा ही रूम में आ रहा है। तो बीच का काम कौन कर रहा, वो इन्वर्टर, ठीक है, जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा। हालांकि उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, इन्वर्टर का बैटरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, आगे चल के 1-2 क्लास बाद मिल ही जाएगा। बट ओवरऑल ये बताओ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा ये टाइम टेकिंग है बट हम समझा देंगे, दिमाग में एक बार घुस जाएगा तो भाई दिमाग में रहेगा, ठीक है। देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में 2 मेटल का रॉड लेते हैं, और मेटल का रॉड वैसा लिया जाता है जो मेटल का रॉड केमिकली इनर्ट हो, ठीक है। इसमें प्लैटिनम लिया गया। अब जैसे तुम्हारे मन में आएगा कि सर प्लैटिनम लिया गया तो उस बैटरी के अंदर प्लैटिनम लगा हुआ है जो इसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, नहीं, उसके अंदर प्लैटिनम लगा होता तो वो बैटरी आज सिर्फ किनके घरों में होता, समझ ही पा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, वही लोग के घर में होता, फिर हम लोग तो समझ नहीं पाते, हम लोग तो फिर सुनते कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग के घर में पॉसिबल नहीं हो पाता, वो तो साइंटिस्ट लोग का कमाल है, वो लोग अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करके और एक मेटल ढूंढ लिया, लेड, पीबी, प्लम्बम,
ढूंढ लिया जो प्लेटिनम के जैसा वर्क करता है इस मामले में। अब लेड और प्लेटिनम बहुत का डिफरेंस है, बट बैटरी में वो इसी के जैसा एक्ट करता है जैसा कि प्लेटिनम करता है। हालांकि प्लेटिनम के जैसा 100% नहीं करता है। अगर वो बिल्कुल प्लेटिनम के जैसा करता ना तो बैटरी ख़राब नहीं होता, बहुत लंबा समय चलता, ठीक है, लेकिन ख़राब होता है। समझ गए बात को? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है, उसका प्लेट गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक। उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो वो तो साइंटिस्ट लोग का रहमो करम है कि मिल गया वैसा लेड जो हम लोग के घर पे भी इन्वर्टर लगने लगा। नहीं तो हम लोग तो बस सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इन्वर्टर कुछ ऐसा होता है। तो ये पूरा ये इसका पूरा खेल है। लिखो, आप पहले ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर लो पहले, बहुत बोल दिए, हम भी थोड़ा शांत रहेंगे। चलो तो इसमें कुछ लिख लेते हैं हम लोग। लिखो जरा, लिखो, इन दिस सेल two metallic rods dipped in aqueous solution of electrolyte, full stop. Generally the metallic rods are chemically inert like platinum, full stop. The metallic rods are connected by an external electricity, फुल स्टॉप। अब पॉइंट बदल दो, ठीक है। ये तो हो गया कि इसमें क्या क्या सेल के अंदर यूज हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो वर्किंग और फंक्शन है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो। लिखो, द पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pulls electrons from connected rod to make it positively charged, that is anode. Full stop. The negative end of electricity pushes that electrons on connected rod to make it negatively charged
to make it negatively charged, that is cathode. पैराग्राफ चेंज करो. Now the negative ion migrated towards anode, and positive ion migrated towards cathode. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट या फिर कंटिन्यू भी लिख सकते हो. लिखो. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कैथोड एंड एनोड, the electrical energy is converted into chemical energy. क्लियर है. इस तरह से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो एक बात है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इस केमिकल रिएक्शन में जो कैटायन है वो कैथोड के ऊपर और जो एनायन है वो एनोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में एक से ज़्यादा सेम टाइप का आयन है, दैट मीन्स कि अगर इसमें एक से ज़्यादा कैथोड है, एक से ज़्यादा कैटायन है या एक से ज़्यादा एनायन है. सपोज कि अगर हम एक्वस NaCl ले लें तो एक्वस NaCl में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे तो बात है कि वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है. तो वाटर H+ और OH- में कन्वर्ट होगा, NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा. तो अब दो तरह का कैटायन हो गया, Na+ और H+. एनायन भी दो तरह का हो गया, Cl- एंड OH-. तो उस केस में क्या होता है कि अगर सेम टाइप के एक से ज़्यादा आयन्स हैं तो उनको अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए प्रीफरेंस मिलता है. ठीक है. मतलब एक आयन को दूसरे आयन से ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है. पहले एक आयन पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, तब दूसरा डिपॉजिट होने जाएगा. जैसे अगर हम H+ और Na+ की बात करें तो H+ पहले कंप्लीटली डिपॉजिट हो जाएगा, तब उसके ऊपर Na+ जाएगा डिपॉजिट होने के लिए. फिर OH- और Cl- में से Cl- को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वो पहले डिपॉजिट होगा तब जाएगा OH- डिपॉजिट होने के लिए. तो ये एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. ठीक है. तो उस प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को भी साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि इसी के जैसा है, साथ में क्लियर हो जाएगा. और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. दो लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फैराडे का दो लॉ यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है. ठीक है. तो टॉपिक होगा हमारा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. मतलब डिस्चार्ज होने के लिए भी प्रेफरेंस.
हेडिंग दो। लिखो इसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का थोड़ा थ्योरी लिख लो पहले। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी if more than one same type of ions are present in electrolytic cell, then all the ions does not discharge simultaneously on their respective electrode. इलेक्ट्रोड लिखना, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, DE, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एनोड। ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दोज ion discharge first which require less potential energy to migrate towards electrodes इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करने के लिए जिसको कम एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है, जिसको कम एनर्जी का आवश्यकता होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, और जिसको इलेक्ट्रोड की तरफ जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा बाद में डिस्चार्ज होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक से ज़्यादा एक ही टाइप का आयन मौजूद है, एक ही टाइप कहने का मतलब है 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप का केटायन या फिर एक से ज़्यादा टाइप का एनायन, तो वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा, वो आयन पहले जाके डिपॉजिट हो रहा तो डिस्चार्ज ही ना हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज हो जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो रहा, चार्ज तो उसके ऊपर का खत्म ही हो जा रहा। A- गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज हुआ, C+ किया गया इधर तो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हुआ। समझ गए बात को? तो वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिस आयन को डिस्चार्ज होने के लिए लेस पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत होगा, कम पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत होगा। जैसे मान लो, जैसे सपोज दैट कि हम बोले कि चलो पार्टी देते तुमको, ठीक है, तो तुम बोला पार्टी दीजिएगा सर, क्या खिलाइएगा? हम बोले समोसा खिलाएंगे। तो बोला समोसा सर छोड़िए रहने दीजिए, पिज्ज़ा वज्जा खिलाते तो चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब बगल में तुम्हारा जो बैठा हुआ बोला सर समोसा, चलिए हम चलते हैं। हाँ, रहने दीजिए लोगों, चलिए हम समोसा खा के आते हैं, ठीक है। मतलब उसका कम में काम फरिया गया, फरिया गया मतलब समझ रहा ना, कम में काम हो गया उसका। समझ गए बात को ना? हाँ, चलो तो बस समोसा मिल गया वही काफ़ी है। हाँ, उसको पिज्ज़ा उज्जा का चाहत नहीं है, सब पिज्ज़ा पता नहीं, सब अच्छा नहीं लगता उसको।
मतलब ये कि जिसको कम पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत होगा वो इलेक्ट्रोड की तरफ पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब जिसको ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत होगा वो बाद में डिस्चार्ज होगा, समझ, हाँ बैठे रहेगा, समझ गया बात को ना। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। अब सर किसको कम का जरूरत होगा और किसको ज़्यादा का जरूरत होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चल जाएगा। उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पता करना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी पता करने का फिलहाल हम लोग पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एक सीरीज है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक आपके स्कूल वाले लेवल में नहीं है, ठीक है, स्कूल वाले लेवल में नहीं है। कभी कभार कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो हम कुछ आयन्स लिखवा देते हैं, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखवा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। कुछ आयन याद कर लेना अच्छा रहेगा, मतलब मेरा सजेशन यही रहेगा कि 2-4-10 आयन है फेमस याद कर लो, क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम आपको दिखाए ही थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो आप देखे ही हैं, ठीक है। और हम जानते ही हम लोग कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जल्दी रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वो तो डिसाइड करना अपने हाथ में, नहीं तो सीरीज देख के पता चल ही जाएगा। उतना कौन याद करेगा? 2-4-10 आयन लिखवा देते हैं, ध्यान में रखना, समझ गया ना। हमको भी याद नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल देखो, मतलब हमको याद है, मैं ऐसे ही बोल दिए, बताओ। डिक्रीजिंग लेवल ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिखो, ऑर्डर लिख लो। ये कैटायन का कुछ फेमस कैटायन है, ध्यान में रख लेना। और एनायंस वाले केस में सल्फेट, नाइट्रेट, उसके बाद तो लगता है OH माइनस आ जाएगा, हाँ, हाइड्रोक्साइड, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। एनायन वाले केस में कम है, तो कम रहने के पीछे का कारण भी तो है, क्यों कम है समझ रहे हो ना। अरे ये अब यही सब तो कंबाइन हो के बनाता है ये। अब SO4 माइनस है तुम्हारा, Ca के साथ CaSO4 बनाएगा, Mg के साथ MgSO4 बनाएगा, Zn के साथ ZnSO4 बनाएगा। तो एनायन तो वैसे भी कम ही होता है मेटल के साथ, समझ गए बात को। बड़ा सा छोटा है, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ, नीचे वाला भी सेम, ऊपर वाला कैटायंस के लिए, नीचे वाला एनायंस के लिए। क्लियर है? देखो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते छोटा सा, ध्यान देना। जैसे क्या होता है, ये पेन नहीं चल रहा, देखो एप्लीकेशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में, क्या ठंडा लग रहा, बंद करना है, कर दो, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में हम सपोज डैट कि हम बना लेते हैं क्या इसके थ्रू, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। देखो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से कैसे NaOH बना सकते हैं। सपोज कि इस सेल के अंदर हम डाल दिए क्या, तो इस सेल के अंदर हम डाल दिए एक्वस NaCl, ठीक है। जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो बाबू H2O है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये H+ और OH- में टूटेगा, होगा ना। और NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। अब बात है कि आपके सामने दो टाइप का सेम टाइप के दो आयन्स हैं, दो कैटायन है और दो एनायन है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले डिस्चार्ज कौन करेगा। तो पहले डिस्चार्ज वो करेगा, मतलब इसके अंदर अब तुम्हारे पास जो आयन है उसमें देखो क्या क्या आयन है, तो H+ है और साथ में Na+ है, दो पॉजिटिव है ना। और निगेटिव में कौन कौन सा आयन है, तो सर OH- है और साथ में क्या है, Cl- है। अब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है कि पहले कौन डिस्चार्ज करेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑर्डर है हमारे सामने है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि H+ और Na+ में डिस्चार्ज कौन होगा। हाँ इधर ध्यान दो, सबसे पहले देखेंगे कि H+ और Na+ में कौन डिस्चार्ज होगा। तो Na+ और H+ में एनर्जी लेस किसका है, H+ का। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कि जिसको लेस पोटेंशियल रिक्वायर होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो Na+ और H+ में लेस पोटेंशियल किसको चाहिए, H+ को। मतलब H+ माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स, नॉट एनोड सॉरी, H+ माइग्रेट करेगा किधर, टुवर्ड्स कैथोड। समझ गए बात को ना। तो H+ का काम गया तो बच कौन गया, H+ डिस्चार्ज हो गया तो हमारे पास बचा कौन, Na+ बचा, ठीक है। इसके बाद देखो जब H+ डिस्चार्ज हो रहा होगा तो कोई कैटायन डिस्चार्ज होगा तो उस समय कोई एनायन भी तो डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो अब देखेंगे कि OH- और Cl- में से कौन हो रहा पहले। तो बात है कि OH- और Cl-, देखो दोनों आसपास ही हैं लेकिन फिर भी Cl को लेस एनर्जी चाहिए, तो OH और Cl में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा, Cl होगा। तो जब तक इधर H+ डिस्चार्ज हो रहा तब तक इधर क्या हो रहा, Cl- डिस्चार्ज हो रहा। अब होता क्या है ना कि जैसे ही H+ और Cl- कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जैसे ही ये पूरा डिस्चार्ज हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिए, स्विच ऑफ कर दिए, तो हमको मिल क्या गया इसके अंदर, तो हमको इसके अंदर मिल गया Na+ और साथ में OH-, वही दोनों बचा ना। अब ये Na+ और OH- मिल के क्या बना दिया, NaOH बना दिया, क्लियर है। और फिलहाल ये जो NaOH बनाया वो कैसा बनाया, एक्वस बनाया। फिर इसको क्या करते हैं, तो ये जो एक्वस NaOH था, इस एक्वस NaOH को थोड़ा सा हीट करवा देते हैं, तो इसके अंदर का वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और हमको बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड NaOH का मिल जाता है। समझ गए बात को ना। तो NaOH जो होता है ये एक्चुअल में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन क्या होता है आपको पता है, ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट एटम का। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हेल्प से NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाल के और NaOH बना लिए। समझ गए बात को ना। तो ये एक तरह का एक एप्लीकेशन हो गया प्रिपरेशन ऑफ NaOH। लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा, समझ रहे हो, अपने अकॉर्डिंग मन होगा तो एक आध लाइन लिख लेना कि ड्यू टू अकॉर्डिंग, अपने लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी H+ आयन डिस्चार्ज ऑन कैथोड एंड Cl- डिस्चार्ज ऑन एनोड, क्लियर है। उसके बाद Na+ एंड OH- कंबाइन टू फॉर्म NaOH, ऐसा लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, हो गया ये, लिख लो, क्लियर है ये। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी खत्म हो गया और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी खत्म होने के बाद जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बातचीत मत करो बाबू, रिकॉर्ड हो जाता है क्या, ऑलमोस्ट हो ही गया। अब बात है कि देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तो यही तुम्हारा 2 चैप्टर बचा बड़ा रहा, इसके बाद है केमिकल काइनेटिक तो केमिकल काइनेटिक छोटा चैप्टर है, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ा यही 2 चैप्टर बचा, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉलिड बड़ा था, अब नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री बहुत बड़ा था, अब नहीं है, ठीक।
चलो हेडिंग लो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग को दो लॉ पढ़ना है। एक पढ़ना है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा पढ़ना है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडे का दो लॉ हम लोग को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हेडिंग देंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखें, लिखो जरा पहले लॉ को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हेडिंग दे लो। किसी दिन ये निकलेगा क्या? क्या बोल रहा? टूट जाएगा, आजमा ले। अब रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या बताएं कि किसको किसको कैसे कैसे पीटे हैं। ठीक है, छोड़ो, लिख लो। देखो नहीं हम मारते नहीं है। ठीक है, अरे हाँ, ओह अच्छा, तो ट्यूशन में बच्चा लोग को ना ट्यूशन में बच्चा लोग को नहीं पीटते हैं। हमको लगा बोल रहा लड़ाई झगड़ा कहीं टोला मोहल्ला में पकड़ के किसी का घर में घुस के, वैसा हमको बात कर रहा सुन। नहीं वैसा नहीं, वो ट्यूशन में नहीं मारते किसी को, बहुत सीधा साधा टीचर है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ देखो, मेरा मानना है कि अब तुम उस एज में है ना बाबू कि तुमको मार से नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब तुमको समझा के ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा एज है समझदारी वाला। अब समझदार हो गए हो और अब नहीं समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो, ये सब कट हो जाएगा, ये सब जाएगा नहीं। लिखो ना वो मारपीट वाला जितना बात बोले ना सब हट जाएगा, अब यहां से जाएगा। हाँ, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the quantity of substance deposited over electrode is directly proportional to the quantity of charge
is directly proportional to the quantity of charge passes through cell, passes through electrolyte, is directly proportional to the quantity of charge passes through electrolyte. बस passes through electrolyte. फुल स्टॉप दे दो. देखो क्या बोला जा रहा है कि जैसे सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये मेटल का रॉड है, तो मेटल का रॉड के ऊपर क्या हो रहा, तो सर मेटल का रॉड के ऊपर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जाकर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो जितना क्वांटिटी डिपॉजिट हो रहा है ना, वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज इस सेल के अंदर पास कर रहा है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है वैसे ना, जब तक हम चार्ज पास करवाएंगे तब तक ये इसके ऊपर डिपॉजिट होगा. चार्ज पास करवाना बंद कर देंगे तो ये डिपॉजिट कहाँ से होगा, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव एंड जो था वही ना इलेक्ट्रॉन खींचने का और इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम कर रहा था. तो वैसे भी तो ये क्लियर ही है, समझ गए बात को. मतलब सपोज कि इफ W ग्राम ऑफ आयन डिपॉजिटेड ओवर electrode by passing Q quantity of charge. चार्ज को हम लोग Q से लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल दोनों चलता है, कैपिटल ले लिए. ठीक है, मान लो कि अगर W ग्राम मास डिपॉजिट हुआ इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर मिला जुला करके, ओवरऑल लिया जाता है, तो W ग्राम मास अगर डिपॉजिट हुआ तो क्या बोला जा रहा कि अगर W ग्राम मास डिपॉजिट हुआ कब, जब कितना चार्ज पास हुआ, Q. क्लियर है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग द क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट. मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. समझ गए ना. यहां से हम एक बात और जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT. पढ़े हो गए, I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम. अरे फिजिक्स में मिला होगा. तो Q इज इक्वल टू IT होता है, तो हम यहाँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर सकते हैं, IT कर सकते हैं. समझ गए ना. प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो Z आता है. ठीक है, ZIT. अब Z क्या है सर, तो Z कांस्टेंट है बट फैराडेज कांस्टेंट नहीं है. वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. एक्चुअल में ये जो मास डिपॉजिट होता है ना, इसके इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट मास के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है. ये फैराडे के सेकंड लॉ में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे इक्विवेलेंट मास के टर्म में कैलकुलेट करते हैं. यहाँ तो सिंपली ग्राम में ही हमको लेना है. तो ये Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. ठीक है, अब Z को अगर हमको डिफाइन करना हो तो सपोज ऐसे कर देंगे हम, इफ सपोज दैट कि इफ 1 एम्पियर ऑफ current passes through cell in 1 second. ध्यान देना बात पे. मान लो कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास होता है, तो 1 एम्पियर करंट मतलब I का वैल्यू 1 हो गया. ठीक है, और 1 सेकंड मतलब T का वैल्यू 1 हो गया. तो इस केस में जो W होगा वो किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा. समझ गए बात को. तो हम यहाँ पर Z को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं. ठीक है, नीचे लिखेंगे तो रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाएगा. ऊपर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर Z को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो सर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड कब, when 1 ampere of current passes through cell in 1 second. समझ गए बात को ना. मतलब अगर हमको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन करना हो तो हम यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज क्वांटिटी ऑफ मास, क्योंकि ये इक्वल है इसके. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मास
डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू 1 सेकंड। मतलब पर एम्पियर करंट पर सेकंड में जो पास हो रहा है, तो जितना क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिट हो रहा वही एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। समझ गए बात को। हालांकि जेड को निकालने का अलग से फार्मूला होता है, हम लोग इसके बारे में इस पर अगले क्लास डिटेल में बात करेंगे, बट वो फार्मूला फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे, डिस्कशन हम लोग अगले क्लास करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास EIT बाई 96,500। ई होता है, देखो कुछ खास नहीं है, ई क्या है, ई है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, सॉरी ई है इक्विवेलेंट मास, ई इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मेलिटी में सीखे थे, गिवन मास मोलर मास इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, मोलर मास बाई एन फैक्टर, सिंपल तो था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास है ये। अब अगली क्लास इस पर डिटेल में बात होगा। IT क्या है, चार्ज हो गया, ठीक है। और ये 96,500 तुमको पता होगा, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 फराडे इक्वल टू 96,500, और 96,500 एक्चुअल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। समझ गए बात को। तो हम लोग अगले क्लास इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ओवर हो रहा, तो आज के सेशन में हम लोग का इतना ही रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यहीं से कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास। आप इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।